नमस्कार, आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत और आप देख रहे हैं सीधे तौर पर हमारी मुहिम पर आधारित ये विशेष पेशकश तेरा क्या होगा इकबाल। दरअसल अवैध खनन और शिक्षा माफिया हाजी इकबाल के खिलाफ सुदर्शन न्यूज की ये मुहिम लगातार जारी है। हमारी मुहिम का आज नवा पड़ाव है और हम आपको यहां बता दें कि हर बार हमने हाजी इकबाल के खिलाफ नए खुलासे किए हैं। हम हाजी इकबाल को ये बता देना चाहते हैं कि उसकी धमकियों के सामने हम खौफ में नहीं आने वाले हैं। हम उसकी काली कमाई को सफेद करने की शातिर चाल का पर्दाफाश निरंतर करते रहेंगे और साथ ही सहारनपुर के लोगों को उसके आतंक और लूट के खिलाफ लगातार जगाने की ये मुहिम भी जारी रखेंगे। हम सहारनपुर के लोगों से ये वायदा करते हैं कि हम इकबाल वाला की काली दुनिया को जमींदोज कर देंगे। ये हमारा आपके सामने प्रण है। हम प्रतिज्ञा ले चुके हैं कि काले कारोबारी की इस काली कमाई के काले किले को हम ढहा के ही रहेंगे। अब तक हमने इसके खिलाफ क्या क्या किया है, हम फटाफट आपके सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। एक बड़ी खबर आपको बता दें, खुलासा जो सुदर्शन न्यूज कर रहा है, सूत्रों की तरफ से जो खबर हमारे पास आ रही है उसके मुताबिक सुदर्शन न्यूज की खबर पर ध्यान भटकाने के लिए सहारनपुर में जो दंगा हुआ है उसमें हाजी इकबाल का शातिर दिमाग नजर आ रहा है। हर सामान है एवन, एक तो 12 का है, 315 का है, 80 गोली का भी है। ठीक है, राउंड कितने हैं? रेत खनन की बदौलत शिक्षा माफिया बना सफेद पोश हाजी इकबाल बाला न सिर्फ खौफ पैदा कर अपनी काली कमाई के दम पर सहारनपुर और उत्तराखंड में अपना राज चला रहा है, बल्कि कुदरती नदियों के रुख को अपने मन मुताबिक मोड़ चुका है। उसकी मनमानी के चलते हथनी कुंड बैराज पर बड़ा खतरा मंडराने लगा है। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि बैराज के इर्द गिर्द रहने वाले ग्रामीण बता रहे हैं। अब हथनी कुंड बैराज है वो भी दांव पे लग गया। ये पहाड़ी नदी जो आ रही है उसे नहर की तरह बना दिया है। करीब 700 एकड़ की जमीन के दायरे में इसने ये कब्जा किया है, वो भी अवैध कब्जे किए हैं। बेनामी संपत्ति का एक्ट बन चुका है। इसमें इसने 700 एकड़ करीब 700 एकड़ जमीनें जो है इसने फर्जी तरीके से किए हैं, दूसरे नामों को लेकर के किया है। काली कमाई को अपने वाइट करने के चक्कर में मनी लॉन्ड्री का भी केस चल रहा है। जब तक पाई का हिसाब हाजी इकबाल का नहीं होगा तब तक सुदर्शन न्यूज की यह मुहिम लगातार चलती रहेगी और सबक होगा उन तमाम गद्दारों के लिए, इस देश को लूटने वाले लोगों के लिए, जिन्हें पता चल सके कि इस देश में राष्ट्रवादी चैनल सुदर्शन न्यूज भी है। कैसे हाजी इकबाल ने ग्लोबल यूनिवर्सिटी को बनाने को लेकर तमाम कानूनों को धता बताया है, क्या जानकारी आपको मिली? दोनों तरफ बाउंड्री वाल बना के और उसके बीच में यमुना नदी को यह आदमी बहा रहा है। इसका अधिकार इसको किसने दे दिया? इसने अपने पैसे से एक पुल बनाया है, जबकि पुल बनाना राज्य सरकार का काम है, पीडब्ल्यूडी का काम है। ये हर चीज जो है हाजी इकबाल की तरफ से की जा रही थी। हर एक प्रशासनिक अधिकारी को खरीदा जा रहा था और तमाम चीजें सरकार की नाक के नीचे हो रही थी और किसी को कानो कान खबर नहीं हुई और इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी खड़ी हो गई है। दो मामले हैं यहाँ पर और दोनों ही मामले इतने संवेदनशील हैं कि उनसे पूरा का पूरा आम जनमानस प्रभावित हो रहा है। लेकिन आज तक न तो सरकार की नजर गई और न ही प्रशासन की और पुलिस महकमे की। इस क्षेत्र में हमेशा पाल्ले का शासन चला है, इकबाल का शासन चला है, एमएलसी का शासन चला है, चाहे सरकार कोई सी भी रही, तो वो तो उसके साथ सहयोगी रहे हैं, चाहे प्रशासन हो चाहे शासन हो। उसका सहयोगी बनकर वो यूनिवर्सिटी। नरेश सैनी साहब, अब किसका चल रहा है शासन? अब शासन अब मैं ये कहूँगा काम तो उसका अब यूनिवर्सिटी तो चल रही है, अब उसमें पहले से की अपेक्षा कुछ कम है। सुदर्शन न्यूज ने यूजीसी से संपर्क साधा है और कल या 2 दिनों के अंदर उन्हें अपॉइंटमेंट मिलेगा और उसमें उनसे हम सारे सवाल करेंगे कि कैसे एक्सपर्ट कमेटी इस तथ्य को नजरअंदाज कर दी जो वहां के ग्लोबल यूनिवर्सिटी के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा है, सुरक्षा को लेकर छात्रों के, वहां पर्यावरण के उल्लंघन को लेकर के जो अवैध तरीके से जमीन खरीदे गए हैं, बेनामी संपत्ति का मामला है। जब भी यह उठेगा तो निश्चित तौर पे वो स्कूल पर सवाल खड़ा हो जाएगा, कितने छात्रों का भविष्य पर सवाल खड़ा हो जाएगा, क्योंकि जो वहां पे पढ़ रहे हैं। तो ऐसे में उस यूजीसी कहीं ना कहीं एक तरह से भागीदारी उसकी भी होगी, उसकी भी जिम्मेदारी होगी कि उसने कैसे इस यूनिवर्सिटी को बगैर जांचे परखे सही तरीके से तथ्यों की पड़ताल के कैसे अप्रूवल दिया, क्योंकि उसका सवाल खड़ा होता है। तो आपने
देखा कि सुदर्शन न्यूज ने किस तरह से इस काले कारोबारी की काली कमाई का कच्चा चिट्ठा आपके सामने खोल कर रख दिया है। हम परत दर परत इसकी सच्चाई आपके सामने लाते रहेंगे और हम आपसे ये वायदा करते हैं कि जब तक आपका ये आरोपी सलाखों के पीछे नहीं चला जाता, जब तक इसके ऊपर कड़ी कार्रवाई नहीं होती, सुदर्शन न्यूज इस मुहिम को लगातार जारी रखेगा। हमारी मुहिम के 8वें पड़ाव पर आपको याद होगा कि हमने जिस डूडू माजरा गांव का जिक्र किया था, जिस डूडू माजरा गांव की त्रासदी को आपके सामने रखा था, वहां के लोगों ने सुदर्शन न्यूज से अपील की है कि उनकी त्रासदी को एक बार फिर से सबके सामने लाया जाए, क्योंकि वो इकबाल बाला के अन्याय और आतंक से लड़ने के लिए सड़क पर उतरना चाहते हैं। ग्रामीणों ने सुदर्शन न्यूज से अपील की है कि वो उनकी आवाज को ताकत दे, उनकी आवाज के साथ आवाज मिलाए। तो एक बार फिर हम आपको डूडू माजरा लिए चलते हैं, जहां पर हमारे विशेष संवाददाता राकेश पंडित मौजूद हैं और उन्होंने इस डूडू माजरा गांव के निवासियों की त्राहिमाम होती हुई तस्वीर को अपने कैमरे में कैद किया है, उनके ऊपर हो रहे अत्याचार और अन्याय को अपने कैमरे में कैद किया है। मैं हूं राकेश पंडित और इस बार सुदर्शन न्यूज की टीम आप पहुंची है बेहट तहसील, सहारनपुर जिले के बेहट तहसील के डूडू माजरा गांव में। इकबाल बाला जो कि इंसानियत के नाम पर एक कलंक है, आज ऊपर वाला भी इस बात का अफसोस करता होगा कि उसने इस शैतान को कहां से धरती पर दिया। डूडू माजरा में इसने किस आतंक मचाया हुआ है, इसका हम प्रमाण देंगे आज आपको ग्राउंड जीरो से। 2 मामले हैं यहाँ पर और दोनों ही मामले इतने संवेदनशील हैं कि उनसे पूरा का पूरा आम जनमानस प्रभावित हो रहा है। लेकिन आज तक न तो सरकार की नजर गई और न ही प्रशासन की और पुलिस महकमे की। पहला मामला आपको दिखाते हैं। ये जो रास्ता आप देख रहे हैं, जिस रास्ते पर इस वक्त मैं खड़ा हूं, ये नदी की वजह से इसमें कटान हुई है। इस गांव को सड़क से जोड़ने का एकमात्र रास्ता है जिससे होकर यहाँ के छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं, बुजुर्ग मार्केट जाते हैं और यहाँ की महिलाएं बहनें बेटियां ये बाजार तक जाती हैं अपने रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए। दिखाना चाहूंगा, संजय से कहूंगा अपने वीडियो जर्नलिस्ट से थोड़ा कैमरे को जूम करें और दिखाएं कि अभी नदी का ये पानी जो है वो कम बहाव है, तब भी इतना कटान है। जब पानी का बहाव बढ़ता है तो ये पूरा कटान बढ़ जाता है। ऐसे में स्कूल जाने वाले बच्चे या यहाँ के जो लोग हैं कैसे इस सड़क को पार करते होंगे, ये एक सोचने वाली बात है। और ये सारा किया धरा इकबाल का है। उसका ये सामने स्टोन क्रशर लगा हुआ है, मैं आपको कैमरे को घुमाना चाहूंगा उधर। स्टोन क्रशर की वजह से, ये जो स्टोन क्रशर लगा हुआ है, इसकी वजह से ये सारा खनन यहाँ पे चल रहा है। रात को अभी भी प्रशासन का दावा है कि स्टोन क्रशर नहीं चल रहा है, लेकिन गांव वालों का कहना है कि अभी भी रात के वक्त ये स्टोन क्रशर चालू होता है और ये पूरा जो खनन है, ये स्टोन क्रशर की वजह से ये कटाव है, यहाँ पर ये दिक्कतें सामने आ रही हैं। मेरे साथ गाँव के भी काफ़ी लोग आज जुड़े हुए हैं डूडू माजरा के। ये अपनी दिक्कतें बताने के लिए आए हैं। इनका ये कहना है कि कोई भी पत्रकार, कोई भी मीडिया, कोई भी चैनल यहाँ नहीं आता है और अगर आता भी है तो इकबाल बाला के लोग उसको धमकाकर, डराकर वापस भेज देते हैं। लेकिन सुदर्शन न्यूज़ अपनी इस मुहिम को जारी रखते हुए आज इस गांव में आया है और इनसे इस पूरे समस्या पर बात करेगा। एक बार मैं दूसरी समस्या पर भी आपका ध्यान लाना चाहूँगा। सामने ये जो शमशान घाट की ज़मीन है, हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से जब इंसान मरता है, पंचतत्व में विलीन होता है, तो उसका अंतिम संस्कार सबसे महत्वपूर्ण होता है। लेकिन इकबाल बाला ने वो भी निगल लिया। पूरी शमशान घाट की इस जमीन को वो और उसके लोग खा गए। आप देख सकते हैं यहाँ पर 100 फीट गहरे गड्ढे खोद कर ये माइनिंग की गई है, लीगल माइनिंग। पूरी शमशान घाट की जो जमीन है वो बेकार कर दी गई। अब इन लोगों को अगर अपने बुजुर्गों की अंत्येष्टि करनी होती है या उनका दहन करना होता है तो इनको जगह नहीं मिलती। इस बात की भी गुहार लगाई इन लोगों ने जिला प्रशासन से, शासन से, मुख्यमंत्री तक बात पहुंचाई है, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम गांव वालों के पास सीधे आते हैं। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, जो पहली समस्या थी उसके बारे में, उसके बाद दूसरी, खुलकर बताएं क्या है पूरा मामला। हम कई साल से कहते हैं अरे अधिकारियों को, हमारा जो शमशान खोद लिया कम से कम 3 साल से। यहाँ ऐसे एडीएम यहाँ आया, एडीएम यहाँ आया, डीएम यहाँ आया, कह देते हैं थारा रास्ता बनाओगे जी और शमशान भी भरोगे। हम अंदाजा लगा हमारा जो वो करवाया, जो हमारा वो है मतलब संस्कार करवा चले जाते हैं, फिर मिलते हैं सगीर से और इस तरह बाल लेते हैं, पैसे लेते हैं, चले जाते हैं। हमारे रोलो पचकार कर अपना पॉलिश करी चले, कोई सुनने को हमारे वो नहीं है। कई साल तक कहते हैं। अरे फिलहाल कल भी एसडीएम था यहीं मौके पर, कहा तुम्हारा रास्ता भी बन जाएगा, लेकिन बाल लेना और सगीर ने कुछ नहीं होने दे रहा। पैसे देते हैं नेताओं को, हर अधिकारियों को पैसे देते हैं। हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं,
खड़े रहते हैं 5-5, 7-7 घंटे नदी किनारे। पुल हमारे नज़दीक है, मेन रोड अजीब टूटा हुआ है, नहीं जा पाते। कई साल से कहते हैं लेकिन नहीं होता। बीमार हो हमारी कोई बॉडी वहाँ खड़ी रहती है, धर्म मर जाती है। किसी को मेहमान हो हमारा बरान होता है। कोई रास्ता हमारा कहीं जाने का नहीं है। हम इससे अच्छा तो गाँव में ही मर जाएंगे, उसको बढ़िया दो। जब कोई ना अधिकारी सुन ना कोई नेता सुन रहा, सब पैसे को पी रहे। आप लोगों ने कभी इसको लेकर आंदोलन किया, कभी शासन प्रशासन से मिले हैं आप लोग? बहुत सारे आंदोलन किए, कई बार शासन प्रशासन से दोनों से मिले, गुहार लगाई और लखनऊ तक, दिल्ली तक हमने अपनी एप्लीकेशन डाली इसके बारे में। लेकिन फिर बात वही कि यहाँ ज़िले में जो है इकबाल की सरकार चलती थी अब से पहले, और सारा प्रशासन शासन बिका हुआ था उनके थ्रू, तो यहाँ कोई कार्रवाई नहीं हुई सर। और भी लोग हैं यहाँ, इनसे हम बात करेंगे। आप हैं, बुजुर्ग हैं इस गाँव के, क्या कहना चाहेंगे कि इकबाल बाला उसके आगे क्या हर कोई बेबस है? हाँ जी, उसके आगे हर कोई बेबस है। वो पैसे देता है जी, हर जी पैसे देकर सब वो खरीद लेता है, फिर वो कोई यहाँ कुछ भी नहीं करता। हमको यहाँ कह जाते हैं कि हम थारा काम करवाएंगे, करवाता कोई नहीं, पैसे दिए चले गए। चलो मान लेते हैं कि पैसे लेके चले जाते हैं, लेकिन क्या इसी तरह ये मामला चलता रहेगा? क्या आप लोग कभी आंदोलन नहीं करेंगे, कभी सड़क पर नहीं उतरेंगे, इसी तरह से तिल तिल कर मरते रहेंगे आप लोग? हम ऐसा है जी, बिना इस बात को सोच रहे जी, हम सड़क पर भी उतरेंगे जी, चक्का जाम भी करेंगे, जो हमारे होगा सो करेंगे, चाहे मरना चाहे जीवन। गांव वालों की ये पीड़ा इतनी कष्टदायी है। इससे पहले के जो शासन रहा है, सरकारें रही हैं, यहाँ का जो प्रशासन रहा है, निश्चित तौर पर वो निर्दयी रहे होंगे, इनकी मुसीबतें नहीं देखते हैं। वास्तव में अगर आदमी रात को बीमार पड़ जाए और यहाँ पे रास्ता नहीं हो जाने का, तो गांव में ही मर जाएगा, रास्ते में मर जाएगा। बच्चे जो कि देश का भविष्य होते हैं, इनकी शिक्षा के लिए एक यही मात्र रास्ता जिससे ये स्कूल जाते हैं, वो स्कूल नहीं जा पाते हैं। इनके शमशान घाट को उस आदमी ने खनन कर कर बेकार कर दिया। ऐसे में ये लोग कहाँ जाएं और किसके पास जाएं? हवा की अब सरकार बदली है। महंत आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ जो है मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के। सुदर्शन न्यूज उनसे ये अपील करता है कि गाँव वालों की समस्याओं को सुने, समझें, उस पर संज्ञान लें और तत्काल यहाँ के अधिकारियों को निर्देशित करें कि इनकी समस्याओं का निस्तारण किया जाए। वीडियो जर्नलिस्ट संजय के साथ राकेश पंडित, डुड्डू माजरा, सहारनपुर। तो सीधे तौर पर आपने देखा कि किस तरीके से इस काले नाग ने, जी हाँ हम इसे काला नाग ही कहेंगे, जिसने हमारे सीधे तौर पर प्राकृतिक संसाधनों का बेतरतीब से उसे तहस नहस कर दिया, नदियों के सीने छलनी कर दिए, वहां के जंगलों को तहस नहस कर दिया और वहां के लोगों को त्राहिमाम करने के लिए छोड़ दिया है। इस काले कारोबारी की काली कमाई दरअसल इन मासूमों की जिंदगी पर खड़ी हुई है, जिनकी जिंदगी अब मौत से भी बदतर हो चुकी है। इसलिए सुदर्शन न्यूज अपनी इस मुहिम को तब तक जारी रखेगा जब तक इकबाल बाला को उसकी करतूतों की सजा नहीं मिल जाती और साथ ही साथ उन लोगों को भी सजा नहीं मिल जाती जिनके शय पर यह काला नाग आगे बढ़ता रहा और काली कमाई का काला किला यूं ही आगे बढ़ता रहा। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के उस पार भी बहुत महत्वपूर्ण पहलू आपके बीच रखने की कोशिश करेंगे। दिखा रहे हैं कि परचून की एक मामूली सी, एक छोटी सी दुकान चलाने वाला इकबाल बाला किस तरीके से लोगों की जिंदगियों से खिलवाड़ करता हुआ, हमारे प्राकृतिक संसाधनों से खिलवाड़ करता हुआ 10,000 करोड़ की काली संपत्ति का मालिक बन बैठा है। उसे उसके किए की सजा मिलनी चाहिए। यही वजह है कि सुदर्शन न्यूज सीधे तौर पर हाजी इकबाल के खिलाफ ये मुहिम चला रहा है। डुड्डू माजरा गांव, जिसका जिक्र, जिसके लोगों के दर्द का जिक्र अभी हमने आपके सामने किया था, उन तक हमारी आवाज, उनकी आवाज से आवाज मिलाने के लिए हमारे विशेष संवाददाता राकेश पंडित वहां मौजूद हैं। मैं राकेश के पास चलूंगी वहां के लोगों का दर्द और ज्यादा जानने के लिए, लेकिन उससे पहले स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है सुदर्शन न्यूज के इनपुट एडिटर अश्विनी त्रिपाठी जी। अश्विनी जी, एक बहुत बड़ा सवाल, पिछले 8 एपिसोड से लेकर आज हम 9th एपिसोड लोगों के सामने रख रहे हैं। एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बार बार ये शख्स क्यों बचता रहा, कैसे बचता रहा, और अब जब एक बदलाव आया है तो क्या अब भी ये बच पाएगा?
देखिए इसके इकबाल का देखिए किस तरीके से बसता रहा, उसी का जवाब देना चाहूँगा मैं एक लाइन में कि जब 2015 में आयकर विभाग की जांच कमेटी से पूछताछ के लिए इसको बुलाई और पूछताछ 30 दिसंबर 2015 से लेकर 5 फरवरी 2016 तक चला, तो उसमें इसने कहा कि बीते 14 साल से मैंने तो कोई खुदाई ही नहीं किया है और मेरे आमदनी के जरिए से जो मैं MLC हूँ उसकी तनख्वाह से मुझे मेरी आमदनी होती है। यानी इकबाल बाला ने कोई खुदाई नहीं की, ये कोई काला धन नहीं किया। ये गांव वाले जो एक उदाहरण के तौर पे है, ये कैसे बर्बाद हो गए। क्रेशर जिसका खड़ा है वो किसका क्रेशर खड़ा है। और ये देखिए सिर्फ गांव की सड़क बर्बाद नहीं हुई, वहाँ का शमशान बर्बाद नहीं हुआ। आपको मैं बताना चाहूँगा और दर्शकों को उसके साथ जानकारी देना चाहूँगा कि जो नदियाँ आती हैं पहाड़ से, वो एक उपजाऊ मिट्टी लेके आती हैं जिसको दोमट मिट्टी कहते हैं, एलुवियल सॉइल कहते हैं। वो बहुत फर्टाइल होता है और वो कितने लोगों का पेट भर सकता है। उस पूरे इलाके में उसने रेत की खुदाई करके, पत्थरों का अवैध खनन करके उस मिट्टी के लेयर को बर्बाद कर दिया है, जो हजारों करोड़ों साल में एक लेयर क्रिएट बनता है, यानी उपजाऊ नहीं हो सकती। दूसरी बात, लोगों के जो उस गांव में लोग रहते हैं एक टापू की तरह घिर गए हैं। बरसात में आमतौर पर पानी जैसे अभी जब शुरू होगा तो वो बिल्कुल बंद हो जाएंगे। उनके मानवाधिकार की चिंता भी अगर उस प्रशासन करता तो शायद कुछ व्यवस्था करता वहाँ के लिए, और वो आज कह रहे हैं कि नहीं अब हार मान के हम सड़क पर आएंगे। लेकिन मानवाधिकार की चिंता करेंगे कहाँ, उन्हें तो अपनी भी तिजोरी भरनी थी। जैसा कि हमने डूडू माजरा गांव के लोगों को सुना भी कि प्रशासन का तो मुंह वो पैसे से बंद करा देता था। और सबसे बड़ी बात, इस रेत खनन माफिया की हिम्मत आप देखिए, जो हम आपके सामने दिखा रहे हैं कि हिम्मत देखिए कि जब उसे पता चला कि सुदर्शन न्यूज उसके 10,000 करोड़ रुपए की काली कमाई का कच्चा चिट्ठा खोलने जा रहा है, तो उसने बकायदा सहारनपुर को दंगों की आग में झोंक दिया। इकबाल की साजिश थी कि एक तीर से दो निशाना साध लिया जाए। एक तरफ तो हिंदू एकता को तोड़ने की कोशिश और दलित मुस्लिम गठजोड़ को मजबूत करने की कोशिश थी, तो वहीं दूसरी तरफ दंगे के धुएं में सुदर्शन न्यूज के खुलासे को दबाने की भी कोशिश थी। लेकिन इकबाल शायद यहां भी चूक गया और सुदर्शन न्यूज उसकी चाल को भांप चुका है। 24 मई को ही सुदर्शन न्यूज ने यह खुलासा कर दिया था कि दंगे में इकबाल बाला का हाथ है और दंगा करने वाले भीम आर्मी की फंडिंग इकबाल बाला ने ही की है। किस तरह से हमने इस परत को खोला, किस तरीके से इस राज से पर्दाफाश किया, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। सहारनपुर जल उठा और बात दूर तलक गई। दंगे हुए और अब भी तनाव चरम पर है। इन दंगों में जान माल का नुकसान भी हुआ, लेकिन इस पूरे षड्यंत्र के पीछे जिसका हाथ रहा, अब भी वो दरिंदा चैन से बैठा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं इकबाल बाला की। इकबाल ही वो शख्स है जिसने अपनी काली कमाई के राज खुलने के डर से एक तीर से दो शिकार साधने की चाल चली। यानी योगी और मोदी सरकार एक तरफ बदनाम भी हो जाए और दूसरी तरफ दंगे की सुर्खियों में काले कारनामों के पर्दाफाश की खबरें दब जाएं। लेकिन सुदर्शन की टीम को उसकी शैतानी साजिश की भनक लग गई और सबसे पहले सुदर्शन ने सूत्रों के हवाले से बुधवार को इस बात का खुलासा कर दिया कि सहारनपुर दंगे में केंद्र बने भीम आर्मी को पैसे, संसाधन और हर तरह की मदद करने वाला इकबाल बाला है। वरना साल भर पहले अस्तित्व में आए भीम आर्मी की दंगा कराने और दिल्ली में 30,000 लोगों की भीड़ इकट्ठा करने की औकात नहीं थी। आइए अब हम आपको बताते हैं कि सुदर्शन टीम की पड़ताल है क्या। पिछले महीने की 20 अप्रैल को दलितों के अंबेडकर शोभा यात्रा की अगुवाई कर रहे सांसद राघव लखनपाल पर इलाके के मुसलमानों ने पत्थरों और लाठियों से हमला बोल दिया और इसके खिलाफ जब राघव लखनपाल ने पुलिस की मदद मांगी तो पुलिस मौके से नदारद हो गई, जिससे दलितों का गुस्सा पुलिस पर फूट पड़ा। लेकिन मुसलमानों और दलितों के बीच हुए इस दंगे को आखिर क्यों भीम आर्मी ने नजरअंदाज किया और उसकी तरफ से कोई बड़ी प्रतिक्रिया क्यों नहीं आई। इसी दौरान सुदर्शन की टीम सहारनपुर में इकबाल बाला के काली कमाई के राज की पड़ताल करने पहुंच गई। करीब हफ्ते भर पड़ताल करने के बाद इसकी खबर इकबाल के गुर्गों ने उस तक पहुंचाई। अप्रैल के आखिरी हफ्ते से सहारनपुर में दलितों को राजपूतों के खिलाफ भड़काने की कवायद तेज हो गई।
17 मई तक अंदर खाने इस षड्यंत्र की तैयारी की गई और इसके पूर्वाभ्यास करने के लिए छिटपुट घटनाओं को अंजाम दिया गया। 17 मई को सहारनपुर के चारों तरफ करीब 2:15 बजे दोपहर में 8 जगहों पर एक साथ दंगे हुए और तैयारी इस कदर थी कि पेट्रोल बम से सरकारी वाहनों, दुकानों और पत्रकारों की गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। इस पर सवाल उठता है कि दंगाइयों तक पेट्रोल बम किसने पहुंचाया और कौन दंगों को रिमोट से कंट्रोल कर रहा था। इसके बाद भीमसेना 21 मई को दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन का ऐलान करती है और नारा देती है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और देश की मोदी सरकार दलितों का दमन कर रही है। हजारों की संख्या में गाड़ियां और उसमें भरे लोग, जानकारी के मुताबिक करीब 30,000 लोगों को लाया गया था और करीब 10,000 लोग जंतर मंतर पर मौजूद थे। इस भीड़ के खाने पीने के इंतजाम से लेकर उनके ठहरने और उनकी रवानगी की व्यवस्था बेहद संगठित तरीके से की गई थी। बताया जा रहा है कि सभी को एडवांस पेमेंट किया गया था। अब सवाल उठता है कि भीमसेना का संस्थापक चंद्रशेखर की क्या करोड़ों रुपए खर्च करने की औकात है, क्योंकि इस रैली और आंदोलन में करीब 8 से 10 करोड़ रुपए खर्च हुए। सूत्रों के मुताबिक इकबाल बाला के गुर्गे और मुंशी भीमसेना के कई कद्दावर सदस्य हैं। खबर इस बात की भी है कि बसपा सुप्रीमो मायावती के भाई और हाल ही में बनाए गए बसपा के उपाध्यक्ष आनंद चंद्रशेखर से लगातार फोन से संपर्क में थे। यानी इकबाल बाला ने इसे हिंदू बनाम मुसलमान के दंगे की जगह दलित बनाम सवर्ण दंगा कराने की साजिश की। जानकारी अपने आका बसपा सुप्रीमो और उनके भाई को ये कहकर दी कि दंगे से दलित बीजेपी से नाराज हो जाएंगे और दलितों को बीजेपी से जोड़ने के अभियान को पट्टा लग जाएगा। लेकिन इकबाल इस दंगे के असली मकसद को दबा गया, जो उसकी काली दुनिया के राज के पर्दाफाश को रोकने के लिए थी। और सुदर्शन के इस खुलासे की पुष्टि सहारनपुर के पेहट से विधायक नरेश सैनी ने की। हाजी इकबाल तो ऐसी शख्स है जिसे ऐसा पहले भी सरकार इसके द्वारा चलती थी जी, और आज भी इसकी चलती है। सहारनपुर में सरकार हमेशा हाजी इकबाल की चली। मैं तो मानता हूँ इसके पीछे भी इसका कहीं ना कहीं इसका हाथ है। तो देखा आपने, सहारनपुर की जातीय हिंसा का कारण एक षड्यंत्र था। उस षड्यंत्र को हवा दे रहा था ये हाजी इकबाल। हाजी इकबाल को हम बेपर्दा करते रहेंगे, हम हर उस शख्स को बेपर्दा करते रहेंगे जिसकी शय पर ये काला नाग पलता रहा और लोगों की जिंदगियों को बर्बाद करता रहा। हमारे साथ सुदर्शन न्यूज के इनपुट एडिटर अश्विनी त्रिपाठी लगातार बने हुए हैं और साथ ही साथ हम राकेश पंडित, विशेष संवाददाता जो डूडू माजरा गांव में मौजूद हैं, उनके पास भी चलेंगे, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। बेपर्दा हो रहा है। आपको हमने ब्रेक से पहले दिखाया कि किस तरीके से इस काले शख्स ने अपनी काली कमाई की बड़े साम्राज्य के एक खुलासे को दबाने के लिए सहारनपुर को दंगों की आग तक में झोंक दिया है। लेकिन शायद ये भूल गया है कि ये जिस काली कमाई के जरिए ये तमाम घटनाओं को अंजाम देता था, उस घटना पर सुदर्शन न्यूज ने सीधे तौर पर इस शख्स को हमारे हाथों ले लिया है। हमारे साथ अश्विनी त्रिपाठी, सुदर्शन न्यूज के इनपुट एडिटर, लगातार बने हुए हैं। अश्विनी जी, हमने सबसे पहले इस खबर को भांप लिया था और समझ लिया था कि दरअसल सहारनपुर के दंगे पूरी तरह से सुनियोजित हैं, वेल प्लान्ड है इस खुलासे को दबाने के लिए। बिल्कुल, जब हमारे रिपोर्टर वहाँ मौजूद थे और उनको जो उनके संपर्क में आने वाले लोगों ने ये बताया कि देखिए इसमें हाजी इकबाल का हाथ साफ तौर पर है, क्योंकि इतनी बड़ी फंडिंग जो उसको हुई है अचानक भीम आर्मी को और चंद्रशेखर को, उस पर उन्होंने इशारा किया और संकेत दिया कि आखिर भीम आर्मी की औकात नहीं थी इतने बड़े वो करने की, और कैसे उसने इतना बड़ा आंदोलन किया। और फिर उन्होंने ये भी बताया कि 8 तारीख को जो एक जगह 8 जगहों पर हुआ है, दंगे हुए हैं एक साथ 2:15 बजे
पेट्रोल बम के साथ, वो उसको कनेक्ट किया। और खास बात इसमें ये भी बताया कि जहां जहां दंगे हुए वो गांव वाले कहते हैं बाहर के लोग आगे किए थे, उनका मुंह ढका हुआ था, आखिर वो अपना चेहरा क्यों ढकन करना चाहते थे। और इस बीच में आप देखिए कि अब सुदर्शन न्यूज़ ने ऑडियो रिकॉर्डिंग भी, जो फ़ोन की रिकॉर्डिंग है, जो भीम आर्मी के जो लोग साजिश कर रहे हैं दंगा करने के लिए, हथियारों को और उसको करने की, वो भी उसका भी खुलासा किया, उसका भी हमने चलाया। तो पूरा एक एक कोशिश हमारी थी कि कैसे उसके तार जो है जुड़े हैं इकबाल बाला से, उसको हमने जोड़ने की कोशिश की। और इसकी तस्दीक जो है खुफिया रिपोर्ट ने भी की, जो हमने इसका खुलासा किया। उसमें साफ तौर पे कहा गया है कि वहां का एक स्थानीय जो एक अल्पसंख्यक यानी मुस्लिम नेता है, जो कद्दावर नेता है, हालांकि नाम अभी नहीं दिया गया क्योंकि उसके तकनीकी पहलू होते हैं, कद्दावर नेता है, नाम सरकार को मालूम है। जब वो कार्रवाई करेंगे तो आने वाले दिनों में कार्रवाई करेंगे, इसका भी हम दावा आपको करते हैं। निश्चित रूप से ये कार्रवाई होकर रहेगी, क्योंकि सुदर्शन न्यूज़ ने आपकी भावना को समझते हुए, सहारनपुर के लोगों की भावनाओं को समझते हुए इस खुलासे को, इस षड्यंत्र को बेपर्दा किया है। अश्विनी जी मेरे साथ बने रहेंगे। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट राकेश पंडित भी जुड़ चुके हैं और साथ ही साथ हिंदू युवा वाहिनी से पंकज जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं पंकज जी के पास जाऊं उससे पहले राकेश के पास आती हूँ। राकेश, सीधे तौर पर हमने सुना और देखा कि वहां के लोगों की जिंदगी को मौत से भी बदतर कर दिया इस शख्स ने, शमशान घाट तक को नहीं बख्शा है। राकेश, बिल्कुल लावनी, जो एक गांव है वहां पर बेहद तहसील में पड़ता है, हरियाणा के पास का सटा हुआ गांव है ये डूडू माजरा। वहां पर तकरीबन मान कर चले कि कई बीघे में शमशान घाट था, उसको भी कब्जा कर लिया गया। उसके बाद उसे अवैध तरीके से खनन किया गया। और आज कंडीशन ये है कि डूडू माजरा में जो है, जब कोई भी व्यक्ति जब वहां मरता है तो उसकी अंत्येष्टि करने के लिए, उसका दाह संस्कार करने के लिए उनके पास जमीन नहीं है। दूसरा ये है कि वहां उस गांव से सड़क मार्ग को जोड़ता हुआ जो एकमात्र लिंक रोड था, उस लिंक रोड को भी इन लोगों ने खनन करके उसको बेहाल कर दिया। आज कंडीशन ये है कि जब भी नदी का पानी बढ़ता है और कटाव होता है वहां पे, तो जो स्कूल के बच्चे हैं वो जो है वहां पर घंटों घंटों खड़े होकर इंतजार करते हैं, वो नहीं जा सकते स्कूल क्योंकि पूरा का पूरा रास्ता ही ब्लॉक हो गया है। अगर कोई रात को वहां बीमार पड़ जाए तो उसको हॉस्पिटल ले जाने की समुचित व्यवस्था नहीं है क्योंकि वो पूरा का पूरा रास्ता खराब हो चुका है। तो आप ये मानकर चले कि सहारनपुर की हालात बद से बदतर हो गए हैं। आज हमने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बबलू कुमार से भी इस मुद्दे में बात की, लेकिन उनका भी जो जवाब था वो संतोषजनक नहीं था। इसके बाद हम जिलाधिकारी के पास गए, प्रमोद कुमार पांडे जिलाधिकारी इस वक्त आए हैं, नए जिलाधिकारी हैं। हमने जब उनसे इस बाबत पूछा तो उनका स्पष्ट जवाब यही था कि मुझे अभी जिले में आए हुए 3 से 4 दिन हुए हैं, अभी मैं दंगों को लेकर थोड़ा डिस्टर्ब हूँ, खनन के मुद्दे पर मैं बाद में बात करूंगा। तो हमने उनसे 2 से 3 दिन का टाइम मांगा है और उनको सारे प्रकरण हमने उनको नोट डाउन करवाए हैं पेन और पेपर लेके, कि सर 2 से 3 दिन का कुल मिलाकर एक उम्मीद फिलहाल इसलिए जग रही है क्योंकि शासन बदला है, क्योंकि सरकार बदली है और सुदर्शन न्यूज़ सीधे तौर पर उन लोगों से जाकर मिला है जिनकी जिंदगियां हाजी इकबाल की वजह से बर्बाद हो चुकी है। पंकज, हिंदू युवा वाहिनी के पदाधिकारी भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। पंकज, क्या आप लोगों को ऐसी जानकारी पहले से थी, और अगर ये जानकारी थी तो अब तक आप लोगों की तरफ से क्या क्या किया गया जिसका कोई असर फिलहाल तो नहीं दिखा है? पंकज, क्या आपको मेरी आवाज पहुंच रही है? शायद पंकज तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। अश्विनी त्रिपाठी जी, सीधे तौर पर हमने 2 बात यहां पर देख रहे हैं कि प्रशासन और जो तत्कालीन सरकार थी, वो चाहे किसी भी पार्टी की हो, दोनों का समर्थन, दोनों का सहयोग था। यही वजह रही कि आज भी आप देखिए कि वो अपना अवैध कारोबार जारी रख रहा है, लोग कुछ बोल नहीं पा रहे हैं और डर के साए में जी रहे हैं। बिल्कुल, ये बगैर प्रशासन के मिली भगत के मुमकिन ही नहीं हो सकता था, क्योंकि अवैध खनन कहीं गुप्त तरीके से नहीं होता, वो खुल करके होता है। और ऐसे लोग उसको जारी रखने के लिए जो उनके तरीके होते हैं, एक तो अस्थायी लोगों पर खौफ कायम करना और दूसरे प्रशासन के लोगों को उनको कीमत से उनके मुंह को बंद कर देना, ये चलता है। और दूसरा, एक पट्टे का अगर उनको लीज मिला है तो उसके बदले 100 पट्टे पे खुदाई कर डालना, ये तरीका अख्तियार करते हैं। एक पट्टे का वो लेजिटिमेट तरीके से लेते हैं, बाकायदा सारे नियम कानून फॉलो करेंगे, या एक क्रशर लगाने का नियम लेंगे लेकिन बदले में 100 क्रशर लगा डालते हैं। और इसी की वजह से वहाँ के लोगों का जीवन बिल्कुल बर्बाद हो चुका है। और ये आप एक गाँव देख रहे हैं, ये क्योंकि उस गांव के लोग खुलकर बोलने के लिए तैयार हुए हैं, इसलिए और हमसे संपर्क किए हैं, इसलिए हमारे संवाददाता वहां पहुंच गए हैं।
लेकिन हालत बद से बदतर है। आपको मैं बताना चाहूँगा, जैसा वहाँ पे हम लोगों ने विजुअल दिखाया है और जिस तरह का दिखाया है, लेकिन ये अब धीरे धीरे आग लोगों में लग रही है और उनको लग रहा है कि अगर वो इस बार नहीं बोलेंगे, क्योंकि सरकार भी बदली है, हो सकता है उनकी बात सुनी जाए, क्योंकि जितना डैमेज हो चुका है उसे रिपेयर करने की बात एक अलग है, लेकिन आगे नहीं हो ये मामला हो, और दूसरे जो स्थिति उनकी खराब हो चुकी है उसमें कुछ बदलाव हो सकता है, इसकी उम्मीद लोगों में अब धीरे धीरे बढ़ रही है। बिल्कुल, क्योंकि वहां के लोगों की आवाज के साथ सुदर्शन न्यूज की आवाज अब मिल चुकी है। आपको बता दें कि लगातार हमने इस मुहिम को छेड़ रखा है। इसके पहले कोई भी मीडिया चैनल उस जगह तक नहीं पहुंच सका, क्योंकि हाजी इकबाल की काली कमाई और उसकी गुंडाई के चलते, उसकी गुंडागर्दी के चलते ये रिपोर्ट सामने आ नहीं पाई थी। लेकिन सुदर्शन न्यूज क्योंकि हमेशा से कहता है कि हमारे लिए राष्ट्र सर्वप्रथम है और राष्ट्र का हर एक नागरिक, वो इस राष्ट्र के किसी भी कोने में हो, अगर उसका सीधे तौर पर उसके साथ अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, तो सुदर्शन न्यूज उसके साथ खड़ा है। और यही वजह है कि सहारनपुर की जनता के साथ सुदर्शन न्यूज लगातार खड़ा रहेगा जब तक कि इस हाजी इकबाल को उसके किए की सजा नहीं मिल जाती। एक छोटा सा ब्रेक के उस पार भी हमारी ये प्रस्तुति जारी है। तो 10,000 करोड़ की काली कमाई के इस काले कारोबारी का पर्दाफाश सुदर्शन न्यूज लगातार कर रहा है। हर रोज एक नए खुलासे के साथ हम आपके बीच हैं और तब तक हम इस मुहिम को जारी रखेंगे जब तक कि हाजी इकबाल को उसके किए की, उसके करतूत की सजा नहीं मिल जाती। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर बेहद विधायक नरेश सैनी जी जुड़ रहे हैं। नरेश जी, पूरी तरह से हम दिखा रहे हैं, 8 दिन हो चुका है, आज हमारा नवा एपिसोड है। डूडू माजरा गांव के लोगों की जिंदगी अब मौत से भी बदतर हो चुकी है। वहां खेत बर्बाद हो चुके हैं, शमशान घाट तक छीन लिया गया है, एक अदद सड़क थी वो भी पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। अब आपसे कुछ उम्मीदें हैं, क्या करेंगे आप यहाँ के लोगों के लिए? परसों मैं वहाँ पे गया था, एक हमारे साथी एक्सपायर हो गए थे, तो गांव वालों ने हंगामा किया और हंगामा जब हुआ तो मैंने सारा प्रशासन वहाँ बुलवाया और उस प्रशासन के सामने दिखाया उनके काले कारनामे, जो काले कारनामे थे। क्योंकि जिस आदमी ने वो रास्ता खराब किया, शमशान घाट को बहाया, वो आदमी था एक बाल्ले का, एक छोटा बाल्ला कह लो उसे, उस क्षेत्र का छोटा बाल्ला, क्योंकि बड़ा माफिया छोटा माफिया उसी ग्रुप का एक सदस्य जिसने शमशान घाट बहाया, जिसने रास्ता खराब किया। और उनकी जिंदगी, एक यदि किसान के पास जमीन है वो तो अपना संस्कार वहां करा सकता है, लेकिन जो मजदूर हैं वो संस्कार कहाँ कराएंगे? इसके लिए मुझे सारे प्रशासन के लोगों को वहां बुलवाया और मैंने कहा यदि आप लोग इनका रास्ता नहीं निकालेंगे मैं आपके खिलाफ धरने पर बैठूंगा। जब जाके वो लोग आए वहां और उन्होंने तुरंत इतना रास्ता वहां करा जिससे वो अपने संस्कार करा ले। उसके बाद मैंने उनसे कहा ये दो इसे ठीक करा दो और जहां मेरी जरूरत होगी मैं आपके साथ रहूंगा और उनकी हर तरह से मदद करने के लिए तैयार हूँ। अभी हम सुन रहे थे डूडू माजरा गांव के वो मासूम, वो ग्रामीण जो हमारे कैमरे पर अपना दर्द बयां कर रहे थे, वो कह रहे थे कि ठीक है हमें एक आश्वासन जरूर मिल रहा है लेकिन अभी तक स्थिति पूरी तरह से सही नहीं हुई है। आज भी इलीगल माइनिंग हो रही है, आज भी उनको शमशान तक नहीं जाने दिया जाता है, तो तकलीफ तो जारी है। आप एक दिन के लिए गए, आपने वहां पर डांट डपट किया, स्थिति सही हो गई, लेकिन इसका तो सीधे तौर पर स्थायी समाधान निकलना चाहिए ना। इसका स्थायी समाधान में 2 महीने पहले विधायक बना, उससे पहले जो वहाँ के राजनीतिक लोग जिन लोगों ने प्रतिनिधित्व करा और जो वहाँ के माफिया है वो लोग जिम्मेदार है। और जब से मैं विपक्ष में होने के नाते सर आपकी भी कुछ भूमिका थी, विपक्ष में होने के नाते आपकी भी कुछ भूमिका थी, आप भले ही सरकार में ना हो। नहीं, ये सोचिए आप वहाँ के किसी भी आदमी से सोचोगे, पूछोगे तो वो कहेगा हाँ नरेश सैनी का जब से यहाँ पे प्रतिनिधित्व हुआ तो उन्होंने राहत महसूस मिलने का काम हुआ होगा। जी चलिए, आपने एक उम्मीद जगाई है, बहुत बहुत शुक्रिया नरेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक उम्मीद जगी है अश्विनी जी, एक उम्मीद जगी। चलिए, इन्होंने कहा कि हमने अभी शुरुआत की है लेकिन स्थायी समाधान भी लेके आएंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हर रोज हम नए खुलासों के साथ रख रहे हैं, पहले तो काली कमाई
खड़ी की लोगों की जिंदगियों को बर्बाद करके। अब जब उससे भी नहीं मन भरा तो दंगे कराना शुरू कर दिया। ये जो कड़ी जुड़ी है, ये कड़ी सुदर्शन न्यूज ने जोड़ी। क्यों नहीं सरकार, क्यों नहीं प्रशासन पहले इस चीज को भाग पाया? देखिए, काली कमाई करने के बाद वो सफेद पोश बना और उसके बाद उसकी महत्वाकांक्षा और आगे बढ़ी, तो राजनीति में भी उसने एक अपनी हैसियत बनाने की कोशिश की। बसपा में रहा और अपने धन और अकूत संपत्ति के जरिए वो जो चाहता था सरकार में कराता था। बसपा की सरकार आई तो पूरे प्रशासन को उसने एक तरह से खरीद रखा था, इसीलिए उसका काम चलता रहता था। लेकिन राजनीतिक जो उसकी अपनी कंस्टिट्यूंसी है, जो उसने बनाने की कोशिश की थी, वो कंस्टिट्यूंसी मुस्लिम और दलित वोट पर थी, क्योंकि वहां पर ये दोनों कॉम्बिनेशन ही उसके विनिंग कॉम्बिनेशन है। उसे बनाने के लिए, क्योंकि अभी देखिए लोकसभा चुनाव में 2014 का भी आपको याद दिलाना चाहूंगा, एक दंगा ऐसा ही और भी हुआ था। तो उस वक्त लोकसभा चुनाव में बावजूद इसके दंगा कराने के बावजूद भी हिंदू एकजुट रहे और उसके बाद वहां से सांसद जो है राघव लखनपाल बने। लेकिन उसके बाद फिर जब ये विधानसभा चुनाव हुआ तो हिंदू जो है, दलित और सवर्ण एक साथ मिलकर के बीजेपी को वोट किया। अब एक तरह से उसकी जमीन दरक गई है। वहां उनकी एक कोशिश ये रहती है कि कैसे भी हिंदू एकता को तोड़ा जाए और मुस्लिम और दलित इक्वेशन को बनाए रखा जाए, और उसके लिए उन्हें एक मौके की तलाश थी। ये मौका मिल गया, और ये मौका इसे ध्यान हटाने का भी था। जी, मैं आपके पास आ रही हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हिंदू युवा वाहिनी से हमारे साथ पंकज जुड़ चुके हैं इस वक्त। पंकज, हिंदू एकता को सीधे तौर पर खतरे में डालने की कोशिश की है, हिंदू एकता को तोड़ने की कोशिश की है इस शख्स ने। पंकज मैम, इस घाट क्षेत्र के अंदर सबसे ज्यादा हिंदू उत्पीड़न हो रहा है, और हिंदू उत्पीड़न में भी अगर सबसे बड़ा कोई माफिया है जो हिंदू समाज का उत्पीड़न कर रहा है, वो हाजी इकबाल है। पूरे घाट क्षेत्र के अंदर इस व्यक्ति ने, जो अपने हिंदू किसान भाई थे, उनकी जमीनें इस तरीके से खलाल के रख दिया है कि जिस तरीके से उन्होंने, किसानों तो बहुत दूर की बात है, घरों तक भी उन्होंने खुदाई चला दी है। कुछ गांव हमारे ऐसे हैं जहां पर घाट क्षेत्र के अंदर आज किसानों की जो भूमि थी वो बिल्कुल ऐसी खुदाई कर दी, किसानों के पास 1 बीघा भी जमीन नहीं रही है। 10-10 बीघे जो किसानों की जमीन थी। ये शख्स लोगों की जिंदगियों से खिलवाड़ करता रहा, उनकी जमीनों को बर्बाद करता रहा, खेत तबाह करता रहा, नदियों को तबाह करता रहा। तो आप लोग अभी तक क्यों चुप बैठे थे, क्यों नहीं आवाज उठा पाए इनके खिलाफ? हम लोगों ने आवाज उठाई थी अक्टूबर 2016 में। अक्टूबर 2016 में हम लोगों ने हाजी इकबाल के खिलाफ एक आंदोलन किया था, महापंचायत भी की थी। उस समय इन्होंने हम लोगों को जान से मारने की धमकी दी थी, लेकिन हम किसी भी जान से मारने की धमकी से हम लोग डरे नहीं। हम लगातार हम लोगों ने इसके खिलाफ संघर्ष किया। अब इसका काम क्या होता है वहाँ पर, जैसे ये डूडू माजरा वाला शमशान घाट वाला मामला है, शमशान घाट भी कब्जे में ले लिया इसने। और जो इसकी अपनी यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी टोटल 2 नंबर अवैध भूमि में बनी हुई है। यूनिवर्सिटी के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। अश्विनी, आपने सुना सीधे तौर पर जान से मारने की धमकी, यहाँ तक कि सुदर्शन न्यूज को भी धमकी मिली, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। वो शायद भूल गए कि वो सुदर्शन न्यूज, स्थानीय संवाददाता को उन्होंने धमकी दी जब वहां पे गए और उसे जान से मारने की धमकी दी और एक तरह से उन्हें कब्जा करने की और उनके गाड़ियों को लूटने की कोशिश की। तो ये धमकी मिल चुकी है सुदर्शन न्यूज को, लेकिन बावजूद इसके ऐसे हमने कई खबर किए हैं और इस तरह की धमकियां मिली हैं। हमारे सीएमडी साहब को भी मिली थी, लेकिन हमने हमेशा ये साबित करने की कोशिश की है कि हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है, सच्चाई प्रथम है। हम उसे जनता के सामने ला के रखेंगे और इसी मुहिम के तहत, इसी उद्देश्य के तहत हम आगे बढ़ रहे हैं। तो इस मुहिम को हम लगातार जारी रखेंगे और हम अपनी इस रिपोर्ट्स के जरिए, इन तमाम रिपोर्ट्स के जरिए हाजी इकबाल को बेपर्दा करते रहेंगे और तब तक इस मुहिम को जारी रखेंगे जब तक ये काला नाग सलाखों के पीछे नहीं हो जाता। यही वजह है कि हमारी मुहिम और हमारी रिपोर्ट्स को आधार बनाकर भी अब प्रशासन की तरफ से, खुफिया एजेंसियों की तरफ से जांच शुरू की जा चुकी है। हमारी रिपोर्ट्स को आधार बनाकर अब इसके खिलाफ शिकंजा कसने की तैयारी हो चुकी है। हाजी इकबाल जहां कहीं भी इस पूरे प्रकरण को देख रहा होगा, हमारी इस मुहिम को देख रहा होगा, तो वो ये जान ले कि सुदर्शन न्यूज सहारनपुर वालों के लिए अब आवाज बन चुका है। हम कल फिर हाजिर होंगे एक नए खुलासे के साथ, और जब हम कल आपके सामने होंगे तो बात करेंगे इसके उस अवैध ट्रस्ट की जिसके आधार पर इसने काली कमाई इकट्ठा की और उस काली कमाई से अपना काला साम्राज्य तैयार किया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। राकेश जो हमारे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, मैं उनसे भी कहूंगी कि वो थोड़ा सीधे तौर पर निडर होकर अपनी रिपोर्टिंग को जारी रखें। हम सभी आपके साथ हैं और सहारनपुर के लोग भी हमारे साथ हैं। अश्विनी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और
कल जब हम हाजिर होंगे, जैसा कि अभी अश्विनी जी ने भी बताया कि हम जब कल हाजिर होंगे तो सीधे तौर पर उस ट्रस्ट की बात करेंगे जिसके आधार पर काली कमाई इकट्ठा की गई है। फिलहाल अभी बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।